दोस्तों, आखिर देश के एक बड़े मीडिया हाउस के मंच से क्यों निकलना पड़ा मुंह छिपाकर प्रधानमंत्री मोदी को, और नीतीश ने क्यों इशारों इशारों में कहा जैसी करनी वैसी भरनी। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जबार खान। दोस्तों, आखिर ऐसा क्या हो गया देश के एक बड़े मीडिया हाउस के मंच पर, जहां पर मोदी की असलियत खुद मोदी के जरिए ही खुल गई, और जहां पर कुछ ऐसा हुआ कि मोदी को लगने लगा कि काश ऐसा उन्होंने ना बोला होता। मगर नीतीश इशारों ही इशारों में क्यों कहने लगे उसके फौरन बाद के साथ जैसी करनी वैसी भरनी? क्या वाकई उन्होंने मोदी के लिए कहा? विस्तार से आपको सब कुछ बताते हैं। दोस्तों, ये मोदी की एक्टिंग का कमाल है कि जहां जाते हैं वो होते हैं, उसी में रच बस जाते हैं, ढल जाते हैं। विरोधी मंच हो तब भी कोई एंगल निकालकर उसको अपना बनाने का प्रयास करने लगते हैं। मगर शायद ये भूल जाते हैं कि वो एनडीए का मंच नहीं है। हर मंच चुनाव आयोग का मंच नहीं होता है। हर मंच विदेशों में इवेंट मैनेजमेंट वाली इनकी पीआर एजेंसी वाला मंच नहीं होता है, जहां मोदी मोदी के नारे लगेंगे। यहां तो शब्दों की हेरा फेरी से आप अपनी थू थू करा लेते हैं, और हुआ भी वही। यही हुआ मोदी के साथ। ये सोचकर अपने पुराने ढर्रे पर चलने की वो कोशिश कर रहे थे, कर भी लिया था, काफी हद तक कामयाब भी हो गए थे। मगर तभी उनके साथ उसी मंच पर कुछ ऐसा हुआ कि मोदी सन रह गए। दोस्तों, अभी पीएम मोदी इंडियन एक्सप्रेस के मंच पर गए। मंच उस अखबार के मालिक के नाम पर था जिसने सत्ता से टकराने को पत्रकारिता का धर्म माना था। आज की गटर मीडिया और वेश्यावृत्ति वाली मीडिया जैसा नहीं, लेकिन भाषण ऐसा था उनका जैसे कोई विजयी राजा दरबार में अपनी जय गाथा सुना रहा हो। अगर गोइंका 200 जिनके नाम पर वो मंच था आज जीवित होते तो शायद आधा भाषण उनका काट देते प्रचार कहकर। शायद मोदी को उनके मंच पर जगह ही ना मिलती। शायद वो कभी मोदी जैसी इमेज वाले नेता को अपने मंच पर बुलाना तो दूर, उनको बुलाने के बारे में सोचते ही नहीं। मोदी ने चाहते न चाहते वे रामनाथ गोयनका को निष्पक्ष राष्ट्रवादी बताने का प्रयास करने लगे, क्योंकि मजबूरी थी कहना, यह भूलकर कि तो मोदी की लाइन है ही नहीं है। गोयनका तो सत्ता शासन से हिसाब मांगते थे, छाती पर चढ़कर सवाल करते थे, मगर मोदी तो ऐसा करने देने के बारे में अपने दौर में अपने रुतबे में कटौती और घटौती देखते हैं। दोस्तों, गोयनका की असली पहचान थी सत्ता से असहमति, सरकार से सवाल पूछकर, खासकर उस विचारधारा से जुड़ी सरकार से जिससे मोदी आते हैं। और ऐसे में मोदी साहब से मैं यही पूछना चाहता हूं कि ऐसी भी क्या इमेज ब्रांडिंग की लालसा है कि हर जगह पहुंच जाओ भाई, हर जगह दिखने की लालसा हो, उस जगह भी जो आपकी नीतियों से जरा भी सहमत नहीं और आपकी सरकार चलाने की नीति के धुर विरोधी हो। मगर फिर भी आपको बताऊं कि मोदी के मन में न जाने क्या हुआ, क्या कहने की लालसा रही होगी जिसे वो चाहकर भी ना कह पाए, क्योंकि वो उन्हीं की नीतियों के विरोध में होती। लेकिन मोदी इन तमाम बाउंड्रीज के बावजूद जितना कुछ गोयनका के बारे में कह पाए थे उस पर ही बवाल मचने लगा। सोशल मीडिया से लेकर हर तरफ सवाल उठने लगे, मजाक बनने लगा कि कैसे इतनी एक्टिंग कर लेते हैं नॉन बायोलॉजिकल जी, हिम्मत कैसे जुटाई इंडियन एक्सप्रेस के मंच पर जाकर के बोलने की। क्योंकि दोस्तों, गोयनका वो थे जो सत्ता से बाल की खाल निकालते थे, आज की तरह नहीं, जो मोदी की तारीफ करने को अपना कर्तव्य समझते हो, जो मोदी को भगवान मानकर सत्ता पक्ष के तमाम पापों पर पर्दे डालते हो। वो गोयनका ही कहते कि जब 1975 में इंडियन एक्सप्रेस ने इमरजेंसी के विरोध में संपादकीय पेज खाली छोड़ा, 2002 के दंगों के बाद मोदी पर लगातार सवाल उठाए, आज जब पत्रकारों पर ट्वीट के लिए यूएपीए लग रहा है, तब गोयनका का नाम लेना वैसा ही है जैसे भगत सिंह के नाम पर राजद्रोह कानून का बचाव करना। दोस्तों, फिर क्या आर्थिक चमत्कार का दावा, मोदी वहां पर अपना गुणगान करने लगे। ये मेंटल इंबैलेंस है या फिर अपनी इमेज ब्रांडिंग की चकाचौंध वाली वो स्थिति जिसमें मानसिक संतुलन इंसान खो देता है। मोदी वहां बोले भारत अब उभरता बाजार नहीं, उभरता मॉडल है। बोले 7% की ग्रोथ है, दुनिया संकट में है और हम आगे बढ़ रहे हैं। जबकि दोस्तों, सच्चाई पता है आपको,
2017 से 2024 के बीच में जो संपत्ति बनी उसका 73% हिस्सा सिर्फ 1% अमीरों के पास आया। और ये ऑक्सफैम जो कि एक ऑथेंटिक रिसर्च एजेंसी है, युवा बेरोजगारी 23% से ऊपर है। सीएमआई जब हरियाणा और बिहार में नौजवान ट्रेनें जला रहे थे तब इसे आशा का मॉडल कहना भ्रम फैलाना है। गरीबी से 25 करोड़ लोगों के बाहर आने का दावा नीति आयोग के उस इंडेक्स पर टिका है जिसमें मोबाइल और बाइक होने का पर परिवार को गरीब नहीं माना जाता। दोस्तों, किसी के पास फोन है और मोटरसाइकिल है तो मौजूदा वक्त की यह सरकार, ये मोदी सरकार कहती है कि वो गरीब नहीं है। मैं आपको बताऊं दोस्तों, मैं ग्रामीण इलाके से आता हूं। मेरे गांव में तो उस झुग्गी झोपड़ी वाले के पास में भी, भाई के पास में भी मोटरसाइकिल है, मोबाइल फोन है। हर जगह, हर झुग्गी में आपको मोबाइल फोन मिलेगा, टीवी मिलेगा, कूलर मिल जाएगा। तो मतलब वो गरीब नहीं है। यही दरअसल आंकड़ों के साथ गद्दारी करती है यह सरकार, और आंकड़ों को झूठ की शक्ल में किस तौर पर पेश करती है कि 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकालने का दावा यह करती है। और यह दरअसल नीति आयोग का एक अपना अनुमान है। लेकिन अगर उसी के घर में दोस्तों साफ पीने का पानी नहीं हो, गरीबों के बच्चे कुपोषित हैं, किस काम का? वर्ल्ड बैंक के अनुसार अब भी 10 से 12% लोग अत्यधिक गरीबी में हैं। कोविड के बाद हालात और बिगड़े हैं, और मेरा मानना है कि गरीबी की रेखा के नीचे वे सभी लोग हैं जिन्हें सरकार मुफ्त राशन देती है। आपको पता है कितने लोगों को? 80 करोड़ लोगों को। एक तरफ मोदी ये कहते हैं कि हम गरीबों को राशन देते हैं, 80 करोड़ लोगों को फ्री में, और दूसरी तरफ ये कहती है कि हमने 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला। इतनी ज्यादती इस देश के लोकतांत्रिक और संवैधानिक मूल्यों के साथ में इस सरकार से ज्यादा शायद ही कभी किसी सरकार ने किया हो। ये मैं डंके की चोट पर कह रहा हूं। इंदिरा के इमरजेंसी के फैसले को अगर छोड़ दिया जाए तो मौजूदा वक्त के इन 10-11 वर्षों को उठा करके अगर देख लिया जाए, आंकड़ों के साथ जिस तरीके से हेराफेरी की जाती है, कई सारे आंकड़े बंद कर दिए इस सरकार ने। देखा दोस्तों, मोदी की योजनाओं की सूची बहुत सारी लंबी थी, उसका विश्लेषण मैं आपके सामने कर दूं। 12 करोड़ शौचालय, 57 करोड़ जनधन खाते, 4 करोड़ पक्के घर, 94 करोड़ को सामाजिक सुरक्षा। जमीनी सच्चाई आप देख लीजिए, हैरान रह जाएंगे दोस्तों। उन शौचालयों में, आधे शौचालयों में पानी नहीं है, लोग उन्हें स्टोर रूम बना चुके हैं। ये मैं नहीं कह रहा, 2024 की सीएजी की रिपोर्ट कह रही है। बोल दीजिए किसी पत्रकार के भेष में बैठे हुए उस सड़े गले अंधभक्त से, तो धुआं धुआं हो जाएगा वो। ये सीएजी की रिपोर्ट कहती है। 23% जनधन खाते खोले गए लेकिन कोई लेन देन नहीं। यह आरबीआई की रिपोर्ट है 2025 की, अभी सितंबर की, 1.5 महीने पहले की है। बोल दीजिए किसी टीवी पैनलिस्ट को जो कि मोदीनामा गाता है, दाएं बाएं झांकने लगेगा। ग्रामीण आवास योजना में कई बार उन्हीं को घर मिला जिनके पास पहले से पक्का घर थे। कागजों पर दिखाएगा क्योंकि उनके पास पहले से थे। आंकड़े जो बढ़ाने हैं, आयुष्मान भारत कार्ड तो बांटे गए लेकिन 40% अस्पतालों ने योजना से हाथ खींच लिया क्योंकि भुगतान नहीं हुआ। और कई अस्पतालों, एक बम्पर बड़ी तादाद ऐसे अस्पतालों की है जो सत्ता में बैठे हुए लोगों के साथ साठगांठ करते, बिना मरीज के ही एडमिट किए हुए पैसा उड़ा रहे। और अब इसीलिए शायद सत्ता नशीनों ने ऐसा कानून बना दिया कि बिना एडमिट हुए भी उस कार्ड से आपका इलाज हो जाएगा, यानी कि किसी मरीज को एडमिट होने की जरूरत नहीं। अस्पताल का पूरा नेक्सस है, उसने दिखा दिया, किसी शख्स को बुला करके सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया, उसके बाद उसके नाम की फाइल बना दी और उसके बाद में उसका पैसा हट लिया सरकार से। तो जहां 40% अस्पताल उस कार्ड को, आयुष्मान को मान ही नहीं रहे, इलाज ही नहीं कर रहे हैं, और बहुत सारे अस्पताल ऐसा साठगांठ करके पैसा बना रहे। बिहार की बात देख लीजिए। बिहार की बात पर कहा गया इनकी तरफ से कि रिकॉर्ड मतदान हुआ, महिला पुरुषों से ज्यादा वोट डालने आई, विकास की जीत हुई। मतदान तो हुआ, सच है, बाकी बातें काला सफेद झूठ। तमाम सरकारी आंकड़ों के बावजूद महागठबंधन ने कई जिलों में वोटिंग प्रतिशत बढ़ाया। यह मैं नहीं कह रहा, ये आंकड़े बता रहे हैं। एनडीए की जीत सीटों के बंटवारे और नीतीश कुमार की पलटी से हुई। 15 साल पहले हारी आरजेडी सरकार को जंगल राज कहना अब सिर्फ डर फैलाना रहा, और इस डर से
कैसे वो मेन स्ट्रीम टीवी मीडिया को अपने साथ मिला करके किस तौर पर माहौल बनाने में कामयाब रहे। जब खुद की सरकार गुजरात को नंबर 1 और बिहार को 26वां बताते हैं वो, तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात खोखली सी लगती है दोस्तों, मगर फिर भी चाटुकार भाई लोग किस तौर पर सत्ता के गुणगान को कीर्तन भजन समझते हैं। सबसे खतरनाक बात तब जब मोदी ने कांग्रेस को मुस्लिम लीग माओवादी कांग्रेस कहा, बिना सबूत बिना नाम, बस एक इशारा के विपक्ष देशद्रोही है। ये वही तरीका है जो इंदिरा गांधी ने अपनाया था, जिसके खिलाफ गोयनका लड़े थे। आज वही तरीका फिर लौटाया, बस निशाना बदल गया। भारत आज एक बड़ा शोरगुल वाला गैर बराबरी का लोकतंत्र बना बैठा है। कुछ चीजें सही भी हुई, बहुत कुछ गलत। विकास की बातें कही जा रही, लेकिन महज चंद लोगों के लिए एक तरफा। योजनाएं बनाई तो जाती हैं, इस जमीन पर उतारने की बातें तो होती हैं, दिखती भी हैं उतरते हुए, मगर 2 कदम चल के सारी योजनाएं को दम तोड़वा दिया जाता है, पहुंच ही नहीं पाते। नक्सलवाद में मानता हूं कुछ कम जरूर हो सकता है, लेकिन उसकी जगह राज्य की हिंसा ने किस तौर पर ली है। चुनाव होते हैं, लेकिन पैसा मीडिया खुद चुनाव आयोग तय करता है कि कौन जीतेगा। दोस्तों, रामनाथ गोयनका की विरासत अंध राष्ट्रवाद नहीं थी, वो सच्चाई से टकराने की हिम्मत रखते थे। अगर मोदी सच में उस विरासत को सम्मान देना चाहते हैं तो उन्हें आलोचनाओं को देशद्रोह मानना बंद करना होगा, आंकड़ों की हेराफेरी बंद करनी होगी, गरीबों की आड़ में अमीरों को बचाना बंद करना होगा, इतिहास को सत्ता की ढाल बनाना बंद करना होगा। अब हमें महज भाषण नहीं जिसमें आधे सच हो और तालियों की गूंज हो। वक्त को चाहिए, देश को चाहिए ऐसी सरकार जो 140 करोड़ लोगों के लिए काम करे, सिर्फ कैमरे और करीबी लोगों के लिए नहीं। हमें चाहिए ऐसी राजनीति जो जोड़ती हो, तोड़ती नहीं हो। नेता ऐसे हों जो रामनाथ गोयनका के नाम वाले मंच पर खड़े होकर व्यवसायों की तरह बोले, बिना मिथक, बिना डर, बिना अंतहीन आत्म प्रशंसा के। मगर मोदी तो वहां पर वो सब कुछ करने लगे थे, इसीलिए उनकी आलोचना, कटु आलोचना, और फिर उनके बारे में क्या कुछ चीजें कही जाने लगी, सोशल मीडिया भरा पड़ा है। आप क्या कहते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।